हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में देखेंगे और सबसे ज़्यादा यही टिके रहे, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूरोपीय कंपनियों में इन्हीं से पूछा जाता है। और लास्ट में एक सर्वा के रूप में अंग्रेज उभरे थे, लेकिन उसके बाद में इससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, फ्रांसीसियों को हराने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या चीज़ें की, वो सभी चीज़ें कर्नाटक के युद्ध के दौरान क्या हुआ था वो सब कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं, एक क्विक रिवीजन टाइप का है ये। एग्जाम से पहले अभी 2 महीने बचे हैं पीसीएस के एग्जाम को, उसके लिए पूरी तैयारी एक तरह से हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस टेस्ट की बात करें तो ये एक नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले बात करें, 1599 में एक बैठक हुई थी ब्रिटेन में। इसमें एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम था इसका, लेकिन बाद में ये नाम चेंज हो गया। 1833 में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और इसी बैठक के दौरान एक समिति बनाई गई, 24 सदस्यीय समिति। इसमें 24 सदस्य थे, एक निदेशक, एक उपनिदेशक। तो बाद में यही जो समिति है, इसका काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ये सभी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था, 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था, उसी दौरान ये नाम बदला था। सभी चार्टर एक्ट हम अलग से पढ़ेंगे, वो बड़ी चीज़ है। आगे चलेंगे, 1600 में एक चार्टर एक्ट पेश किया गया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ये तो 1599 में बैठक हुई जिसमें कंपनी निर्माण हुआ। 1600 में एक चार्टर आया एलिजाबेथ प्रथम, जो कि वहाँ की महारानी थी ब्रिटेन की, उनके द्वारा, जिसमें 15 साल का एक आज्ञा पत्र दिया गया इस कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र दिया गया कि आप साउथ एशिया में जाइए, वहाँ पे व्यापार करिए, अपना मुनाफा कमाइए। ये 15 साल का था। बाद में 1609 में जेम्स प्रथम जब राजा हुए तो जेम्स प्रथम ने इसी आज्ञा पत्र को अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड कर दिया कि आप कभी तक भी मतलब लगातार काम करिए वहाँ पे। देखिए, पहले जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी तो पहले वो भारत में नहीं आए थे। पहले वो जो ईस्ट एशिया वाला, साउथ एशिया वाला जो एरिया है, इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ गए थे, क्योंकि वहाँ पे मसालों की बहुत अच्छा व्यापार वहाँ पे चल रहा था। डचों का व्यापार चल रहा था, पूरी तरह से अपना व्यापार वो फैला चुके थे मसालों का वहाँ पे। तो पहले इन्हें वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा था। बाद में 1608 में पहला अंग्रेज आता है भारत, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में प्रस्तुत हुआ, जहांगीर के दरबार में, एक पत्र के साथ। जो पत्र किसको संबोधित था, अकबर को। और ये पत्र पहले बना था जब अकबर जिंदा थे, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो जहांगीर राजा बन गया है, तो जहांगीर के दरबार में ये आया पत्र लेके कैप्टन हॉकिंस। और एक तरह से व्यापार की अनुमति मांगने के लिए आया था, जो कि अनुमति जहांगीर ने इसे दे दी थी। कैप्टन हॉकिंस बहुत अच्छा तुर्की बोलता था, फारसी बोलता था, इसीलिए जहांगीर इंप्रेस हो गया था। जब ये आके दरबार में बोला तो उसने फारसी भाषा में अपना पत्र पढ़ के सुनाया था, इसलिए जहांगीर काफ़ी इंप्रेस था इससे। तो ये हो गया 1608 का कैप्टन हॉकिंस। फिर 1611 में आया कैप्टन मिडल्टन। ये जितने भी अंग्रेज आए थे स्टार्टिंग में, इनका मैचिंग में पूछा जाता है किसके दरबार में आए थे। तो मिडल्टन आया था जहांगीर के दरबार में, और इसने एक कंपनी बनाने की जो परमिशन है वो पूरी तरह से प्राप्त कर ली थी। जहांगीर ने सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाने के लिए बोल दिया था, लेकिन पुर्तगाली जो कि यहाँ पे एकाधिकार जमाए हुए बैठे थे, उन्होंने विरोध किया कि आप सूरत में फैक्ट्री मत लगाओ, पहले से ही पुर्तगाली स्टैब्लिश थे यहाँ पे। तो 1611 में बनी थी पहली अस्थायी फैक्ट्री, जो कि बनी थी मसूलीपट्टनम में। उसके बाद स्थायी जो फैक्ट्री बनी सूरत में 1613 में बनी थी, जब सोलहली में पुर्तगालियों को हरा दिया था अंग्रेजों ने 1612 के युद्ध में। फिर बात करेंगे 1633 की। पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री कौन सी थी अंग्रेजों की, जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बालासोर में, उड़ीसा में लगी थी पहली फैक्ट्री पूर्वी भारत में 1633 में। फिर 1651 में हुगली में फैक्ट्री लगी, बंगाल में हुगली में। 1651 में हुगली में बनी। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री 1633 वाली इंपॉर्टेंट है, बालासोर उड़ीसा में लगी थी। गोलकुंडा के सुल्तान से एक 1632 में फरमान प्राप्त हुआ, जिसे सुनहरा फरमान कहते हैं, अंग्रेजों को मिला, जिससे गोलकुंडा में कहीं भी व्यापार कर सकते थे फ्री में, बिना टैक्स के, और जितने भी बंदरगाह थे गोलकुंडा के उन्हें यूज़ कर सकते थे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, इसे सुनहरा फरमान कहा गया 1632 में। फिर 1639 में चंदगिरी के राजा से इन्हें मद्रास मिला अंग्रेजों को। 1639 में मद्रास मिला अंग्रेजों को। किसने प्राप्त किया, तो एक अंग्रेज जिसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मद्रास लिया चंदगिरी के राजा से, और यहाँ पे एक फोर्ट की स्थापना हुई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि काफ़ी फेमस है। तो अंग्रेजों का एक स्थायी जगह रहने की दक्षिण भारत में बनी मद्रास।
अब बात करेंगे 1668 की। बम्बई मिला 1668 में, और इस टाइम तक जो पहले डच अंग्रेजों के मित्र थे, बाद में आते आते थोड़ा प्रतियोगिता बढ़ने लगी तो पुर्तगाली अंग्रेजों के मित्र हो गए। तो इसी मित्रता को विवाह में, दोस्ती को शादी में बदल दिया गया विवाह में। तो चार्ल्स द्वितीय की ब्रिटेन में शादी हुई किससे? कैथरीन से। कैथरीन जो कि एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, उनसे विवाह हो गया चार्ल्स द्वितीय का। तो इस विवाह में दहेज में उन्हें बम्बई का एक टापू मिला चार्ल्स द्वितीय को। तो चार्ल्स द्वितीय तो वहाँ रहते थे, उन्हें इसका क्या काम, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पैसों में, वार्षिक कुछ मनी में उसको बेच दिया। बेच दिया क्या मतलब? दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1687 में इसने अपना मुख्यालय बना दिया बम्बई को। 1687 में मुख्यालय बना दिया बम्बई को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बम्बई का संस्थापक कौन था, तो जो पहला प्रमुख बना था बम्बई का, गेराल्ड आंगियार, यही बम्बई का संस्थापक था। ये संस्थापक का नाम काफ़ी पूछा जाता है बम्बई, कलकत्ता वगैरह के। तो इस तरह से यहाँ पे गेराल्ड आंगियार पहला जो है इसका प्रमुख बना। फिर 1698 में अजी मुसान जो कि एक सूबेदार था, अजी मुसान ने सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर, ये 3 गांव थे, वो किसको दे दिए? जॉब चार्नॉक जो कि एक अंग्रेज था। जॉब चार्नॉक को 3 गांव प्राप्त हुए जो थे सुतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। यहाँ पे इसने एक फोर्ट का निर्माण किया, फोर्ट विलियम का निर्माण किया, और तीनों को मिला के, जितने गांव थे इनको मिला के कलकत्ता नाम दे दिया। तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नॉक ने। बम्बई की स्थापना गेराल्ड आंगियार ने। आगे चलेंगे। बाद में यही 1717 में एक महाधिकार पत्र मिलता है अंग्रेजों को। इसे महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि फर्रुखसियर के द्वारा मिलता है। फर्रुखसियर जब मुगल शासक था तो उसका एक अंग्रेज ने इलाज किया था, एक अंग्रेज चिकित्सक ने उसका इलाज किया, जिससे खुश होकर उसने एक महाधिकार पत्र दे दिया अंग्रेजों को, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक के दर से लगभग निःशुल्क हर जगह व्यापार करने की अंग्रेजों को अनुमति मिल गई, सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई, अपनी कोठी बनाने की अनुमति मिल गई। तो इस तरह से ये सबसे बेकार काम हो गया यहाँ पे, जिस तरह से अंग्रेज पूरी तरह से इस पत्र के द्वारा इस्टेब्लिश हो गए। और ये पत्र प्राप्त किसको हुआ था? तो जॉन सरमन के नेतृत्व में ये पत्र मिला था अंग्रेजों को। जॉन सरमन नाम याद रखिएगा। यहाँ पे डेट्स आपको याद रहे ना रहे, याद रखिएगा, जो चीज़ है वो याद रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हुई। उसके बाद 1774 से 1911 तक कलकत्ता ही राजधानी रहा। जैसा कि आपको पता है 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तब राजधानी का ट्रांसफ़र हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। इस तरह से अंग्रेज जो है पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। अब जाते हैं फ्रांस पे, जिसकी सबसे लास्ट में कंपनी बनी फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई? 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। उस टाइम पे फ्रांसीसी शासक कौन था? लुई 14वां फ्रांस का शासक है। उसका एक मंत्री है कोलबर्ट। कहा जाता है ये कोलबर्ट के दिमाग की उपज थी। उसने इसको रिकमेंड किया राजा को अपने कि एक फ्रांसीसी कंपनी भी होनी चाहिए इधर, क्योंकि सभी यूरोपीय जो कंपनियां थी आ रही थी यहाँ पे, व्यापार कर रही थी, अच्छा मुनाफा कमा रही थी, तो इसलिए फ्रांसीसी भी आए। पहले इनका नाम था फ्रैंकेस डेस इंडेस ओरिएंटलेस, बाद में इसका नाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बना। तो ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रहना चाहिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद 1668 में फ्रैंकोइस कैरो, ये नाम आपको याद रखना है, फ्रैंकोइस कैरो या फिर फ्रैंको कैरो, जिसने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी सूरत में। पहली फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसियों की कहाँ पे हुई? सूरत में। उसके बाद 1669 में एक दूसरी फैक्ट्री बनी। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री पूछा जा सकता है फ्रांसीसियों की कौन सी थी? तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। इंडिया में दूसरी फैक्ट्री थी इनकी मसूलीपट्टनम में, और अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो ये मसूलीपट्टनम। तो इनको टेंशन यहाँ पे भी थी, सूरत में भी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज अच्छी तरह एस्टेब्लिश थे, और यहाँ पे भी टेंशन थी मसूलीपट्टनम में, क्योंकि पूर्वी तट जो था यहाँ पे डच अच्छी तरह से एस्टेब्लिश थे। यहाँ पे मसूलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री ही लगी थी और डचों की। इसके अलावा पुलिकट में भी डचों की फैक्ट्री थी। तो दोनों जगह से इन्हें टेंशन ही दी फ्रांसीसियों को। फिर 1673 में एक नाम याद रखना है, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने शेर खां लोधी जो कि सूबेदार था वलीकोंडपुरम का, उससे एक गांव प्राप्त किया। पहले फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में फैक्ट्री डाली थी, उसके बाद फ्रैंको मार्टिन ने एक गांव प्राप्त किया पौंडीचेरी, जो कि पौंडीचेरी हमेशा के लिए इनका मेन एक अड्डा बन गया फ्रांसीसियों का, पौंडीचेरी। फिर 1673 में ही बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से चंद्रनगर में एक जगह मिली इन्हें फ्रांसीसियों को। 1673 में ही पौंडीचेरी मिला था, 1673 में ही एक जगह चंद्रनगर में मिली बंगाल में, और वहाँ पे एक इन्होंने अपना फोर्ट बनाया जिसका नाम था फोर्ट ओरिएंटलेस। फोर्ट ओरिएंटलेस कहाँ पे बना था? चंद्रनगर में। तो किसकी फैक्ट्री थी चंद्रनगर में? फ्रांसीसियों की। आगे बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने कई जीत की अपनी। 1721 में इन्होंने मॉरिशस जीता, मतलब इंडिया से बाहर भी इनकी जीत होने लगी है। 1725 में माहे जीता, जो कि मालाबार तट पे है केरल में,
आपको पता होगा कि माहे, कारिकल ये सभी पौंडीचेरी के ही एरियाज आते हैं। अगर पौंडीचेरी की बात करें तो 4 जगह फैला हुआ है। उसके बाद 1739 में कारिकल जीता, जो कि पौंडीचेरी का ही एक एरिया है, ये भी मालाबार तट पे है, माहे और कारिकल। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी जीत की। फ्रांसीसी भी एक तरह से पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। अब इनका फोकस जो है, इनको अंग्रेज जो है इन्हें पूरी टक्कर दे रहे हैं। फ्रांसीसी इन टक्कर देंगे तो प्रतियोगिता बढ़ेगी, तो लड़ाई होगी। तो लड़ाई क्यों अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दोनों में लड़ाई होगी, व्यापार के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, क्योंकि ये भी अच्छे से उभर के आ चुके हैं बाहर और ये भी, अंग्रेज तो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं। तो दोनों में लड़ाई होने लगी। जो युद्ध हुआ इनके बीच में उसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कब हुआ था? 1746 से 48। पूरा डेट याद रखनी है, मैचिंग में आता है काफ़ी क्वेश्चन। 1746 से 48 में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। कारण क्या था? तो कारण था यूरोप में इनके बीच में युद्ध होना। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। उसी का एक्सटेंशन भारत में भी था, वही प्रभाव यहाँ पे भी आया। और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी कि एक अंग्रेज जो था उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को कुछ कब्जे में ले लिया था, इसलिए ये लड़ाई होने लगी। उस टाइम पे जो यहाँ का फ्रांसीसी जो मेन था वो था डुप्ले। तो डुप्ले काफ़ी अच्छा मतलब कूटनीतिज्ञ था। उसने मॉरिशस में फ्रांसीसी उस टाइम पे इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं मॉरिशस में। तो इसमें से ला बोर्डाने उस टाइम पे जो मॉरिशस का मेन हेड था, ला बोर्डाने फ्रांसीसी, उसको इनवाइट किया इसने भारत में और लड़ने के लिए कि मेरी तरफ से लड़ो अंग्रेजों से। तो वो आया, लेकिन उसने जो मद्रास वाला एरिया है, मद्रास जो कि डुप्ले पहले जीत चुका है, किससे? अंग्रेजों से। इसी लड़ाई के दौरान, कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले ने अंग्रेजों से मद्रास को छीन लिया। ला बोर्डाने आया, तो ला बोर्डाने का थोड़ा मकसद था पैसा कमाना। तो उसने मद्रास को वापस करना चाहा, वापस कर दिया अंग्रेजों को कुछ पैसे लेके, लेकिन बाद में फिर से डुप्ले ने मद्रास को छीन लिया अंग्रेजों से। तो यहाँ पे मद्रास को अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने छीना है पहले कर्नाटक युद्ध में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जीत हो रही है फ्रांसीसियों की। लेकिन बाद में लास्ट में संधि हो गई, यूरोप में संधि हुई, क्योंकि एक तरह का सेटलमेंट हुआ कि आप यूरोप में, अमेरिका वाले एरिया में फ्रांसीसियों को लुईबर्ग मिल गया। फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुईबर्ग मिल गया। लुईबर्ग कहा गया कि इस संधि से जितने भी एक दूसरे के क्षेत्र हैं वो वापस कर दिए जाएं। तो फ्रांसीसियों ने मद्रास को वापस कर दिया दोबारा से अंग्रेजों को। तो इस तरह से पहली संधि जिसका नाम है एक्स-ला-चैपल, संधियों को मैचिंग में आता है काफ़ी। दूसरा कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इसमें एक युद्ध हुआ था अंबर का युद्ध। इसमें पहले वाले में 1748 का सेंट थोमे का युद्ध आपको याद रखना है, जो कि अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, सेंट थोमे युद्ध। और दूसरे वाले में आपको अंबर का युद्ध याद रखना है, जो कि 1749 में हुआ था। और अगर पूछा जाए कौन सा कर्नाटक युद्ध जो भारतीय शासकों की वजह से हुआ था, तो यही है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये वाला भी यूरोप की वजह से हुआ था, पहला वाला, और तीसरा वाला भी। दूसरा वाला जो है, इस टाइम पे हैदराबाद का एक जो शासक था निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई है 1748 में। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ के नवाब की मृत्यु हो गई हैदराबाद के निजामुल मुल्क की। तो उसका बेटा नासिर जंग और उसका पौत्र मुजफ्फर जंग आपस में लड़ने लगे उत्तराधिकार के लिए। और कर्नाटक में भी हैदराबाद और कर्नाटक दोनों की युद्ध चल रहा था। दोनों में द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था, इन दोनों में चल रहा था, हैदराबाद और कर्नाटक। यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में। पहले कर्नाटक का जो नवाब था वो अनवरुद्दीन था, लेकिन चंदा साहब को रिहा कर दिया है इस समय मराठों ने पहले इसको गिरफ्तार किया था, मराठाओं ने, और इसी टाइम पे छोड़ दिया चंदा साहब को। चंदा साहब जब आए तो इन्होंने कहा कि मुझे राजा बनना है कर्नाटक का। तो इधर अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ रहे हैं, इधर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं। तो फ्रांसीसियों ने किसका हेल्प किया? फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग की हेल्प की और कर्नाटक में चंदा साहब की हेल्प की। और इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों की जीत हुई, यहाँ पे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की जीत हुई, और यहाँ पे अंग्रेजों की जो है हार हुई। लेकिन बाद में एक फिर संधि हो गई, पौंडीचेरी की संधि में कहा गया कि ना मैं मतलब अंग्रेज भारतीय राजाओं के बीच में आएंगे, हस्तक्षेप करेंगे, ना फिर फ्रांसीसी हस्तक्षेप करेंगे। इस तरह से पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध, दूसरा वाला कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। फिर आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि यूरोप से ही ये भी प्रभावित था, यूरोप से। और इसमें यूरोप में प्रसा जो है इसका सहयोग कर रहा था ब्रिटेन, और ऑस्ट्रिया का सहयोग कर रहा था फ्रांस। तो आपस में ये लोग लड़ रहे थे यूरोप में, इसी का प्रभाव था जो कि यहाँ पे भी लड़ रहे थे। और बाद में इसी युद्ध के बीच 1760 में, इसी युद्ध के बीच में 1758 से 1763 के बीच में 1760 में एक युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, भारत में वांडीवास का युद्ध।
वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया और एकदम ये दिखा दिया कि मतलब ये फ्रांसीसी जो हैं ये केवल व्यापार तक ही सीमित रहे, ज़्यादा फैलने की कोशिश ना करें और मेन सर्वे सर्वा बन के उभरे अंग्रेज। तो ये था वांडीवास का युद्ध। और इसमें एक संधि हुई, पेरिस की संधि, जो कि 1763 में हुई थी। और ये संधि एक तरह की फ्रांसीसियों के लिए हार ही थी, पेरिस की संधि, जिसमें ये निर्णय हो गया कि हर जगह जो है ब्रिटेन जो है सर्वश्रेष्ठ है, फ्रांस नहीं है। तो ये तो बात हो गई पूरी कर्नाटक युद्ध की। और इसके बाद जो है चार्टर एक्ट वगैरह यहाँ पे जो टिके रहे अंग्रेज, इनके बारे में तो हमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।